जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं अभिषेक जी LLB। इस चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा कि 6 साल का बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, आज इसी बात को हम आपको बताएंगे और कानून की बात बताएंगे ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा अपराध करना चाहिए और कौन सा अपराध नहीं करना चाहिए। ये वीडियो लॉ स्टूडेंट के लिए है ही है, पर ये वीडियो आम जनता के लिए भी है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कौन सा कार्य करने से अपराध होता है और कौन सा कार्य नहीं करने से अपराध नहीं होता। मतलब कौन सा कार्य करने से अपराध माना जाएगा और कौन सा कार्य करने से अपराध नहीं माना जाएगा। तो हम आपको एकदम सरल भाषा में बताएंगे। आप वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना, क्योंकि जब तक वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कानून के दायरे में रहकर कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। आज बात करेंगे धारा 3 की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पिछला वीडियो धारा 1 और धारा 2 आपने देखा होगा, और अब धारा 3 की बात करते हैं जो कि न्याय संहिता में दिया है। और जो जो न्याय संहिता में दिया है उसको हम आपको पढ़ के बताएंगे और उसको एकदम सरल भाषा में बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं धारा 3 का 1 क्या दिया है इसमें। भारतीय न्याय संहिता में क्या दिया है, देखिए 3 का पहले में दिया है साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है, जो पढ़े हैं उनको तो मालूम है, और बाकी जो नहीं पढ़े हैं उनको हम बता दें। साधारण स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि कोई बात जो स्पष्ट रूप से लिखा हो, कोई बात जो अस्पष्ट रूप से लिखा हो उसी को स्पष्टीकरण कहते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे आपको बताया जाए कि जैसे कोई बात साफ साफ लिखा हो उसी को कहते हैं स्पष्टीकरण। तो इस कानून की किताब में वही लिखा है स्पष्टीकरण में कि ये साफ साफ कह रहा है कि एक कार्य करने से आपको सजा मिलेगी, एक और एक कार्य नहीं करने से आपको सजा नहीं मिलेगी। एक किताब में लिखा है। और चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि स्पष्टीकरण का मतलब आप जान गए। जो पुरानी वाली किताब में उसमें है धारा 6 में, जो स्टूडेंट है वो धारा 6 में देख सकते हैं इसको। और अब इसको इसमें लिखा क्या है चलिए देखते हैं। इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं या अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसा अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उन साधारण अपवादों के अध्ययन समझी जाएंगी जिनमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। अब आपको बताएं, इसमें ए साफ साफ लिखा है कि जैसे कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका कोई अपराध करता है, कोई मतलब कार्य गलत कार्य करता है या किसी की हत्या करता है, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, इसको हम आपको साफ साफ बताते हैं क्यों नहीं माना जाएगा। उदाहरण देते हैं, जैसे कि रोहन मान लेते हैं। रोहन एक लड़का है, वो 6 साल का है। रोहन एक लड़का है, उसको वो 6 साल का है। उसके पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं। तो उसके पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं तो उसके पिताजी के पास बंदूक है। तो बंदूक ऑफिस से आए और बंदूक अलमारी पे रख दिए, बंदूक को अलमारी पे रख दिए। तो जो रोहन है उस बंदूक को निकाल लेता है अलमारी से, उस बंदूक को अलमारी से निकाल लेता है। बंदूक की जो ट्रिगर है उसको दबा देता है, और दबाने से आगे व्यक्ति जो बैठा है उसकी हत्या मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके सामने जो लड़का है जो भी खेल रहा है, वो लड़के में तो खेलेगा ही क्योंकि 6 साल का है, तो उसके सामने जो लड़का है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो मर जाता है। उसको ये नहीं माना जाएगा कि बदले के भावने से उसने
बंदूक चलाया। उसके अंदर तो उतना सेंस यानी उतना बुद्धि नहीं है कि वो बदला ले सके। बदला ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और दोनों में झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा हुआ है तो वो उसको धमकी दे रहा है कि हम तुमको मारेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। तो वो बाद में उसको बदले के भावने से अकेला पाकर उसको मार देता है। तो उसको कहते हैं बदले के भावने। तो रोहन के अंदर तो ये भावना है नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। ये कानून अपराध नहीं मानेगी उसको। उसी में खा दिया है, खा वाला देखते हैं। का एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ का सादोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात साधारण नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अब इसको तो आप समझ नहीं पाओगे, पढ़ेंगे तो ऐसे समझ नहीं पाओगे, बस पढ़ दिए आपको समझ। इसको हम सरल भाषा में समझाएंगे। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है, का जो है एक पुलिस ऑफिसर है, इसमें बता रहा का एक पुलिस ऑफिसर है और या जो है वो हत्या कर दिया है किसी का। तो या जो है हत्या करके भाग रहा है, तो पुलिस वाला उसको का उसको गिरफ्तार कर लिया बिना वारंट के बिना। इसको वारंट बोलते हैं। बिना वारंट के बिना या को गिरफ्तार कर लेता है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि का को या नहीं कहा जा सकता कि उसने सादोष परिरोध के अपराध का दोषी है। अब सादोष परिरोध के अपराध क्या होता है? इसका मतलब ये है कि किसी को आप एक कमरे में बंद कर दिए, वो भी अपराध है। वो सादोष परिरोध का जो इसमें दिया है, सादोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है। मतलब वो पुलिस वाला का जो है वो सादोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वो विधि द्वारा, उसको कानून द्वारा ये परमिशन मिला है कि या को गिरफ्तार कर लीजिए। तो बिना वारंट के बिना वो गिरफ्तार कर सकता है उसको। सादोष परिरोध के अपराधी नहीं माना जाएगा। और अभी ये आप जान गए, किसी को अगर आप एक कमरे में बंद कर दिए, ये भी अपराध है। सादोष परिरोध के अपराध में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप ध्यान में रखिए, किसी को एक कमरे में बंद मत करिएगा। मतलब बंद करके आप भाग जाएंगे तो आप बच जाएंगे नहीं, ये भी अपराध है। समझ गए होंगे। अब देखते हैं धारा 3 का 2। धारा 3 का 2 क्या कहता है? स्पष्टीकरण वही है, स्पष्ट रूप से कहा गया है इसमें। ये जो है जो पुरानी किताब है उसमें है धारा 7 में। धारा 7 में आप देख लीजिएगा। और इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक पद जिसे इस संहिता के किसी भाग को स्पष्ट किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब ये सीधे सीधे कह रहा है कि इस प्रत्येक पद, यानी इस प्रत्येक पद संहिता में जो स्पष्टीकरण से प्रयोग किया गया है, जो बातें बताई गई इसमें प्रतिरूप इसका ही उदाहरण लेके और सारे क्राइम को कंट्रोल में किया जाएगा। इसका कहने का ये मतलब है। तीसरा का 3 देखते हैं, जो पुरानी वाली किताब में बता दें, इसलिए इसके पास पुरानी किताब है वो मिला ले। और पत्नी लिपि मतलब धारा 27 में है, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। मतलब ये है कि यही चीज हम आपको सरल भाषा में बताएंगे, इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अगर पढ़ेंगे ऐसे तो पढ़ने का तो जिसके पास किताब वो भी पढ़ लेगा, लेकिन उसको समझ में तो आना चाहिए, तो इसीलिए हम बता रहे हैं ताकि जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी समझ में आ जाए, और जो पढ़े हैं उनको तो समझ में आएगा ही, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो। देखिए इसका मतलब ये है
धारा 3 का 3 क्या कह रहा है कि कोई संपत्ति है, मतलब कोई संपत्ति कोई चीज है कि जो उस वर्तमान में उस समय में उसका उस संपत्ति पे है, मतलब उस चाहे वो घर हो गया, आमतौर पे देखा जाए जैसे मान लीजिए कोई नौकर हो गया, किसी मालिक के खेत में काम कर रहा है, तो अगर इस संहिता के अनुसार अगर उस समय जिस समय वो नौकर है उस समय उस चाहे वो 1 घंटे के लिए बना हो चाहे वो 2 घंटे के लिए बना हो नौकर, तो मालिक जो है उसको नहीं समझा जाएगा कि ये मालिक के कब्जे में संपत्ति भले ही मालिक का हो लेकिन वो मालिक के कब्जे में नहीं है। इस संहिता के इस कानून के हिसाब से ये माना जाएगा कि उस संपत्ति उस नौकर के कब्जे में है उस समय, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो चाहे वो सेवक हो, सेवक मतलब चाहे वो नौकर हो, उस समय वो संपत्ति उसके कब्जे में रहेगा, ये कानून का कहना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरा का चौथा क्या दिया इसमें, जो पुरानी वाली किताब में है उसमें दिया है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। देख लीजिएगा 32 में, धारा 32 में देख लीजिए इसमें क्या दिया है। चलिए इसको पढ़ते हैं तब देखते हैं। देखिए, जब तक कि संदर्भ या प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्द का विस्तार अवैध लोप पर ही है। इसका मतलब क्या है, वो जैसे कोई व्यक्ति को काम दिया गया है तो काम नहीं करता तो उसको किस प्रकार का दोषी माना जाएगा, उसको अवैध लोपों पर दोषी माना जाएगा क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताया जाए, जैसे पुलिस वाले को काम दिया गया कि आप इस कैदी को 3 दिन के अंदर अंदर इस कैदी को पकड़ना है, तो पुलिस वाला नहीं पकड़ता, पुलिस वाला कैदी को नहीं पकड़ता 3 दिन के अंदर अंदर, तो ये को कार्य को नहीं कर रहा, वो पुलिस वाला कार्य को नहीं कर रहा है तो अवैध लोपों के वो अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि वो तो कार्य किया नहीं, जो काम उसको दिया गया था वो काम किया नहीं। आपको समझ में आ गया होगा। धारा तीसरा का 5वां देखते हैं, जो पुराने वाले किताब में इस प्रकार दिया है, धारा 34 में दिया है और इस प्रकार दिया है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। अब इसका समझते हैं क्या, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले ही ने किया हो, जैसे हम आपको उदाहरण में समझाएंगे, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तो समझ में नहीं आएगा आपको, इसीलिए ऐसे पढ़ देंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, जैसे एक व्यक्ति एक समूह बनाता है, समूह मतलब उसमें 1 से 2 3 4 व्यक्ति को इकट्ठा करता है और किसी को जान से मारने के लिए प्लान बनाता है कि उस व्यक्ति को जान से मारना है, और उस व्यक्ति को जान से मारना है तो वो कह रहा है एक व्यक्ति से कि जो व्यक्ति जब वो बाहर निकले, घर से बाहर निकले, तो आपका काम है सिर्फ आप फोन कर देना कि वो घर से बाहर निकल गया है, बस आपका काम यही है और बाकी हम लोग देख लेंगे। तो उस समय वो व्यक्ति बाहर निकलता है और ये व्यक्ति फोन करके बता देता है कि वो बाहर निकल गया है, इसका काम खत्म, अब ये चला गया। तो जो और 2-3 व्यक्ति थे उसको मार दिए, जान से मार दिए। तो अब इसमें जब वो पकड़ाएंगे तो इसमें ये नहीं वो आदमी बच सकता जो फोन किया था कि नहीं हमने तो सर सिर्फ फोन ही किया और हमने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपने हत्या नहीं की, आपने उस समूह में तो इकट्ठा हुए हैं कि आपको उतना ही सजा मिलेगी जितना कि वो 2-3 व्यक्ति जो उस व्यक्ति को मारे थे। सेम
वही सजा उतनी ही मिलेगी उसको। इसमें स्पष्ट लिखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहा है। तो किसी का भी साथ देने से पहले आप समझ लेना कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपको तो फोन ही करना है ना, लेकिन एक फोन करने से आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। ये बात ध्यान देना। चलिए अब इसमें देखते हैं धारा 3 का 6वां, जिसमें दिया है, जो धारा पुरानी वाली किताब में दिया है, भारतीय दंड संहिता में, उसमें दिया है धारा 35 में। उसमें क्या दिया है, जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होते हैं, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व है, अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया है। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे एक व्यक्ति समूह बना रहा है कि हम लोग जा रहे हैं, ज्ञान से वो दिमाग दे रहा है, हेड है, वो बोल रहा है कि हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, समूह बनाने के बाद हम लोग जा रहे हैं बैंक लूटने, और एक व्यक्ति की तुम्हारी ड्यूटी यही है, जब पुलिस आए तो हमको फोन कर देना, हम वहां से भाग लेंगे, हम लोग वहां से भाग लेंगे। तो जब वो चोर पकड़ा जाएगा तो इसका भी नाम लेगा, ये भी पकड़ा जाएगा, भाई फोन किया होगा, इसका नंबर इसमें आ गया होगा, पकड़ा जाएगा। तो ये अब वो नहीं कह सकता कि हमने तो सर सिर्फ फोन किया था तो हमको छोड़ दीजिए। नहीं, जितनी सजा चोर को मिलेगी उतनी ही सजा फोन करने वाले को भी मिलेगा, क्योंकि प्लान तो एक ही है ना, ज्ञान का प्लान एक ही है। तो इसमें ये बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है स्पष्टीकरण पे, कि जो भी ज्ञान से भी अपराध किया जाएगा उसको भी उतना ही, वो भी दोषी होगा, मानो कि वो कार्य अकेले ही किया। जो दिमाग से, जितना भी कार्य दिमाग से होगा, अपराध कार्य अपराध जितना भी होगा दिमाग से या कोई ज्ञान से, तो उसको इसी श्रेणी में रखा गया है, ये जान लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरे का 7वां, जो कि दिया है आपका धारा, पुरानी वाली किताब में धारा 36 में दिया है, धारा 36 में दिया है। और चलिए इसको भी पढ़ते हैं। 7वां ये है, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का करित किया जाना या उस परिणाम को करित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां ऐसा समझा जाएगा कि उस परिणाम का असंत कार्य का और असंत लोभ द्वारा करित किया जाना वही अपराध है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है, मोहन को कार्य दिया गया, कार्य मतलब काम दिया गया कि तुम, एक व्यक्ति आएगा उसको तुम भोजन करा देना। आया व्यक्ति आया, मोहन ने उसको भोजन कराया, वो व्यक्ति भोजन और मांग रहा है, तो मोहन उसको भोजन नहीं देता, तो उसको 2 थप्पड़ लगा देता है कि अब भोजन नहीं है, या कितना खाओगे आप। तो वो 2 थप्पड़ मारने से वो व्यक्ति मर जाता है। तो जब पुलिस आएगी तो मोहन ये नहीं कह सकता, मोहन ये नहीं कह के बच सकता कि हमने तो 2 ही थप्पड़ मारा है, 2 थप्पड़ से थोड़ी ना कोई मरता है। और ये भी नहीं कह सकता कि थोड़ा ही खाना देने से कोई थोड़ी ना मर जाता है। तो ये कहकर मोहन नहीं बच सकता, क्योंकि उसको कार्य दिया गया है ना, पेट भर खिलाने के लिए। तो जितना भी कार्य क्राइम होगा, चाहे वो 2 थप्पड़ मारोगे आप किसी को, अगर इसकी मृत्यु हो जाएगी, आपने हत्या किया है उसका, ये इसमें आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 8वां, जो कि धारा, जो पुरानी वाली किताब में है उसमें दिया है धारा 37 में। क्या दिया उसमें देखते हैं।
जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए जाने में सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको उदाहरण दें, सरल भाषा में आपको बताएं कि ए बी दो व्यक्ति हैं और डी को मारने के लिए एक साजिश कर रहे हैं कि डी को मारेंगे, लेकिन ऐसे नहीं मारेंगे। डी को थोड़ा थोड़ा कोई पदार्थ देकर, जहरीला पदार्थ देकर थोड़ा थोड़ा मारेंगे। जब तुम्हारे साथ खाना खाएगा तो आप थोड़ा मिला देना उसके खाने में थोड़ा थोड़ा पदार्थ, और जब हमारे साथ बैठेगा वो तब हम थोड़ा पदार्थ मिला देंगे उसके खाने में, जहरीला पदार्थ। तो ऐसे दोनों लोग प्लान बनाते हैं डी को मारने के लिए, ए और बी। ऐसे करने में ये डी मर जाता है। तो इसमें जब वो लोग पकड़ाएंगे ए और बी तो ए नहीं वो कहकर बच सकते हैं कि हमने तो थोड़ा ही जहर दिया था, मतलब थोड़ा ही पदार्थ दिया था, इससे थोड़ी ना कोई मरता है। जज साहब के पास जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे हमने थोड़ा ही पदार्थ मिलाया था, इससे थोड़ी ना कोई मरता है, ये नहीं कह के बच सकते। जैसे कि थोड़ा अगर किसी को आप जहर या कोई केमिकल देके हत्या कर देते हो तो आप ये नहीं कहकर बच सकते कि हमने थोड़ा ही दिया है उसको, इसमें दिया है साफ साफ, ये समझ जाइएगा। और चलिए अब देखते हैं तीसरा का 9वां देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि जो पुराने वाली किताब में है उसमें दिया है 38 में दिया है, क्या दिया है, जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, यहाँ संबंध है, वहां वे उस कार्य के अपराध पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जैसे ए बी सी तीनों एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति है और वो तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और उस बातें करते करते ए और बी में ए को गुस्सा लग गया। बातें करते करते ए को गुस्सा लग गया और ए जो है बी को मारने लगा। ए है जो बी को मारने लगा और सी भी देखते देखते उसको मार दिया बी को, और ऐसा मारा उसको, बी ने सी को ऐसे मारा, सी मर गया। तो इसमें ये नहीं माना जाएगा, सी जो बी है वो ये नहीं कह सकता कि हमने लड़ाई इससे हुई थी, लड़ाई ए से हुई थी तो हमसे नहीं हुई थी, हमने तो हमसे देखा नहीं गया, हमने तो इसको मार दिया। तो ये कहकर ये नहीं बच सकता, क्योंकि वो देख रहा है, बी देख रहा है कि ए और सी में ए को पहले गुस्सा आया, वो गुस्से में तो मार रहा है ना। ऐसे कहने का मतलब साफ साफ इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में कार्य कर रहा है, गुस्से में किसी को मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो दूसरा वाला व्यक्ति बिना उस कारण जाने तीसरे को नहीं मार सकता, बिना कारण जाने तीसरे को नहीं मार सकता, और कारण भी जाने तब भी नहीं मार सकता, क्योंकि वो गुस्से में मार रहा है ना। जो ए मार रहा है सी को, वो तो गुस्से में मार रहा है। तो अगर सी का मृत्यु हो गया तो ए तो जेल में जाएगा ही है, और उससे ज्यादा परिणाम बी को लगेगा, क्योंकि हत्या उसने की है। जो ए किया है उसका आ जाएगा आपराधिक मानो बद में आ जाएगा। वो तो गुस्सा में किया है, ए गुस्सा में उसको मारा था, 2-3 थप्पड़ मारा था गुस्सा में, तो जो बी आकर उसको मार दिया, हो गई, वो मर गया। तो बी को ही फांसी की सजा होगी, दंडनीय कार्रवाई होगी ए को, लेकिन बी को फांसी होगी। तो किसी भी आपको समझ में आ गया होगा कि किसी से अगर कुछ झगड़ा या कुछ लड़ाई हो रही है तो बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप जाकर उसको छुड़ा सकते हैं, ना कि
एक दूसरे की तरफ होकर उसको मार सकते हैं। अगर आप मारेंगे तो आप जेल में जाएंगे। ये संहिता यही कह रहा है, भारत का कानून यही कह रहा है, हम नहीं, ये भारत का कानून ही कह रहा है। ठीक है, हम आपको सरल भाषा में समझा दी। ये जो तीसरा का 9वां है खत्म हो गया। अब अगली वीडियो आपके लिए धारा 4 की आएगी। और जाते जाते आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।